बनाना पील पड़ा हुआ है और आप अपना मस्त होके जा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं दुनिया से कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं ना आगे देख रहा हूँ ना पीछे ना ऊपर ना नीचे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हमेशा याद रखना है कहाँ से होगा, ऑपोजिट से अप्लाई होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर की वीडियो लेकर, और ये चैप्टर है चैप्टर 8 क्लास 8 साइंस, एंड आपके चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस, फ्रिक्शन ऑलवेज। आपके ऑप्शंस है हेल्प्स द मोशन, अपोजेस द मोशन, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ जो है फ्रिक्शन। इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक है फ्रिक्शन, उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत जाना था कि फ्रिक्शन क्या होता है, राइट। बट आज हम इसके बारे में और आगे क्लासेस में इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या जानेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, रफ एंड स्मूथ सरफेसेस कौन से होते हैं, राइट। एंड फ्रिक्शन जो है वो किस तरीके से हमारे लिए एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों तरीके से काम करता है। लाइक वी कैन से कि एक वो एविल भी है हमारे लिए और वो हमारे लिए एक फ्रेंड भी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक जो आपके डेली लाइफ का एग्जाम्पल होता है कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, राइट, और अगर कोई केले का छिलका वहाँ पे पड़ा हुआ है, बनाना पील पड़ा हुआ है, और आप अपना मस्त होके जा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं दुनिया से कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं ना आगे देख रहा हूँ ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, कोई ध्यान नहीं है। तो बस चलते जा रहे हैं, केले के छिलके के ऊपर पैर रखा और हम गए फिसल, राइट, धड़ाम से गिर गए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? केले के छिलके के ऊपर पैर रखा तो क्यों गिर गए? नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो नहीं गिरते ना। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब यहाँ पर फ्रिक्शन की बात हम कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन ही है? देखिए, आप जा रहे थे, यहाँ पर पड़ा था केले का छिलका, आप इसके ऊपर आपने पैर रखा और आप गिर गए, राइट। यही मैंने आपको बताया ना। क्यों? क्योंकि जब आप जा रहे थे, अगर आप नॉर्मल रोड पे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, रफ होता है। तो चलते आपको कोई पता नहीं चलता, आप नॉर्मली चलते रहते हैं, राइट, और आप नहीं गिरेंगे। बट जब यहाँ पर केले का छिलका पड़ा है, उसके ऊपर आपका पैर गिर पड़ा, तो केले का छिलका बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और उसके ऊपर एक चिकनाहट सी होती है, तो जो उसने सरफेस को बहुत स्मूथ बना दिया। अगर आपका पैर उसके ऊपर पड़ा तो एक जो अपोजिट में फोर्स हमारा लगता है, जो कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो यहाँ पर कम हो गया, राइट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने जब छिलके पे पैर रखा तो आप फिसल गए। ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कम फ्रिक्शन जो था वो हो गया। आपकी मम्मी पोछा लगाती होगी, कभी कभी घर में मॉपिंग वगैरह होती है, क्लीनिंग होती है, राइट। तो आप देखते होंगे कि जब यहाँ पर मॉपिंग होती है, जिस एरिया में वो गीला होता है, राइट, और वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो अगर आप उसके ऊपर पैर रखेंगे, एकदम जल्दी जल्दी में रखेंगे, क्योंकि नहीं तो मम्मी तो पीछे से पड़ जाएंगी कि पोछा गीला है, आप क्यों चल रहे हो उसके ऊपर। तो आप क्या करोगे, फटाफट भाग के जाओगे और यहाँ पर फिसल जाओगे उस गीले फ्लोर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो फ्लोर है वो बहुत स्मूथ है और वेट भी है, राइट, गीला है। तो गीले और स्मूथ फ्लोर पे चलना जो होता है वो हमारे लिए इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्लोर जो है वो बहुत ज्यादा चिकना हो गया है, स्मूथ हो गया है, और वहां पर फिसलन हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो गया है, राइट। इसी तरीके से आप ऐसे देखोगे, अगर आपने, जैसे मैंने बोला कि मैं इस साइड से जा रही हूँ, आई एम वॉकिंग 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 वॉकिंग, बट इस तरफ से क्या लग रहा है, ऑपोजिट में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो राइट से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और अगर आप राइट में जा रहे हैं तो लेफ्ट से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कहाँ से लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से लगेगा। तो आपको इस चीज से पता चलेगा कि बोथ केसेस में फोर्स जो है एक लग रहा है अलोंग द सरफेस, कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है ऑपोजिट फोर्स,
तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हमेशा याद रखना है कहाँ से होगा, ऑपोजिट से अप्लाई होगा, राइट। तो इससे हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है। तो आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी ये 9.2 दी हुई है, इससे हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। अब यहाँ पर देखिए आपने एक ब्रिक ले ली, ठीक है। अब ब्रिक ले ली और ये है हमारा क्या है, ये दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस। इसको यहाँ पर भी दिया हुआ, मैं आपको पहले बता ही देती हूँ स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जिससे हम फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, मतलब किसी चीज पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उस चीज को हटाने के लिए, मूव करने के लिए, या उसको पुश या पुल करने के लिए, वो जो है मेजर कर सकते हैं हम थ्रू द स्प्रिंग बैलेंस, राइट। अब इसमें क्या लगा होता है, ये स्प्रिंग जैसा कॉइल स्प्रिंग लगा होता है, कॉइल इस तरीके से, राइट। कॉइल स्प्रिंग लगा होता है, तो जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे इसको खोलने के लिए, उतना जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा या वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा जब आप उसको छोड़ेंगे। तो ये जो कॉइल स्प्रिंग होता है यही स्ट्रेच होता है जब आप इसको खींचते हैं अपनी तरफ, पुल करके इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करके फोर्स लगाते हैं। तो इससे यहाँ पर एक मीटर होता है, उसमें जो रीडिंग होती है वो आप नाप सकते हैं कि आपने इस पे कितना फोर्स लगाया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। अब एक्टिविटी पे वापस आते हैं। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है, जब आप इसको थ्रेड से टाई कर देंगे और इसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ बांध देंगे, तो ये जो ब्रिक है जब हम इसको इस पोजीशन से मूव करने की कोशिश करेंगे या इसको और फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा और उसकी जो रीडिंग है वो कहाँ आ जाएगी, हमारे स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, ठीक है। ये हमने सबसे पहले किया जब हमने नॉर्मल सरफेस के ऊपर ब्रिक को रखा हुआ था, एक कंडीशन थी ये। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमें क्या करना है कि जो ये ब्रिक है इसके नीचे एक पॉलीथीन पेपर वगैरह रख देना है, ठीक है, या रैप कर देना है ब्रिक के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद सेम जो एक्टिविटी है उसको रिपीट करना है, हमें स्प्रिंग बैलेंस से टाई करके फिर से जो वो ब्रिक है उसको खींचना है, ठीक है। अब आप देखो, जब आप पॉलीथीन से जो ये हमारी ब्रिक है उसको रैप कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे ये जो ब्रिक है वो जो इसकी रीडिंग है, पुल करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, कम फोर्स लगेगा और जो ब्रिक है वो इजीली पुल हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने जो ब्रिक थी उसके अराउंड एक पॉलीथीन रैप पेपर रैप कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो सरफेस है ब्रिक के अराउंड वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। अब इसको जो है फोर्स लगा के अपनी तरफ पुल करना क्या है, ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि जो सरफेस है प्लास्टिक बैग का या पॉलीथीन बैग का वो कैसा है, होता है स्मूथ होता है, ठीक है, बहुत चिकना सा होता है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये एक और एक्टिविटी है, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको जल्दी से समझाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर आपने एक कार्डबोर्ड लिया, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर एक मार्क ऐसे उसके ऊपर लगा लिया, इस तरीके से मार्क बना लिया, इसको हमने नाम दे दिया मार्क ए, ठीक है। अब आप एक सेल लेंगे और इस मार्क से उसको क्या करेंगे, रोल करने के लिए छोड़ देंगे, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये देखो कितनी दूर गया है, ठीक है। अब आप सेम चीज रिपीट करोगे, बट ये जो बोर्ड है इसके नीचे क्या बिछा दोगे, यहाँ आपने कपड़ा बिछा दिया। अब आप कपड़े के टाइम पे जब आप यहाँ से फिर मार्क ऐसे सेल को क्या करोगे, छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे, तो वो देखो ये जो है ये डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर किया है सेल ने, और यहाँ पर ये आधे में ही रुक गया सेल। ऐसा क्यों, रोल डाउन क्यों नहीं किया आगे तक, ऐसा क्यों, क्योंकि जब देखिए जब यहाँ पर हमने क्लॉथ को नहीं रखा था नीचे, तो सरफेस कैसा था टेबल का, वो स्मूथ था, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो कम था, ठीक है, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कम था, इसीलिए क्या है जो सेल है वो बहुत दूर तक चला गया और वो रुका नहीं। और इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए जब हम ये कपड़ा यहाँ पे हमने बिछा दिया, तो इसका जो सरफेस है वो अब क्या हो गया, थोड़ा कम स्मूथ हो गया, क्योंकि जो कपड़ा है वो तो थोड़ा रफ सरफेस का होता है, तो इसीलिए ये जो सेल है
यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिला ऑपोजिट साइड से, और ये क्या है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं गया, ये आधे में ही रुक गया, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर सैंड भी बिछा दें, तो जैसे मान लीजिए इस कपड़े की जगह यहाँ पे मैं रेत बिछा दूँ और फिर से मार के इसे सेल को रोल डाउन करने के लिए छोड़ दूँ, तो वो और भी कम डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि जो रेत हम बिछाएंगे वो सरफेस को और ज़्यादा रफ बना देगी, और इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो वो और ज़्यादा अप्लाई होगा। तो इससे हमें एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, वो जो सरफेस होते हैं, जिन सरफेसेस को वो एक्ट कर रहा है, क्योंकि दो सरफेसेस हमेशा क्या है, यूज होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स में। मान लीजिए मैंने यहाँ बोला ये है मेरा फ्लोर है, और यहाँ पर क्या है, ये है बॉल, ये है बॉल, राइट। अब ये जो बॉल है, एक बॉल का सरफेस है और एक हमारे फ्लोर का सरफेस है, तो दोनों पे ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सरफेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम होगा जितना स्मूथ सरफेस होगा, राइट। जितना रफ सरफेस होगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उतना ज़्यादा क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए। अब ऐसा क्यों है, ऐसा भी हम जान, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, हमने एक चीज़ जान ली कि देखिए, अब इरेगुलरिटीज, जैसे दो सरफेस जो कांटेक्ट में है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि फ्लोर और बॉल। अब जैसे यहाँ पर एक ये टेबल है, इसके ऊपर ये बुक रखी हुई है, ठीक है। अब टेबल है, उसका जितना स्मूथ टेक्सचर होगा उसके फ्लोर का, उतना ही ज़्यादा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये कम क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। बट इसके ऊपर अगर मैंने बुक रख दी और बुक भी बहुत स्मूथ सरफेस की है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कम होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो दो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे, उनमें क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटीज उतनी ही ज़्यादा कम होंगी, बहुत ज़्यादा कम होंगी। स्मूथ सरफेसेस में इरेगुलरिटी कम होंगी, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज होंगी दो सरफेसेस के बीच में, उतना ही ज़्यादा जो है फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स में दो सरफेसेस के बीच में। जैसे मान लीजिए ये टेबल का टॉप है, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है और ये सरफेस है बुक का, अब बुक का सरफेस भी इस तरीके से इरेगुलरिटीज में बना हुआ है, तो ये जब आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये इंटरलॉकिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंटरलॉकिंग। अब इतना ही ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। और बुक जो है वो एक ही जगह पे रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये बॉक्स है, मैंने इस बॉक्स को, बहुत हैवी बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स को फ्लोर के ऊपर से पुश करने की कोशिश करूँ इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर इन द सेकेंड कंडीशन इसके ऊपर मैं एक फ्लोर के ऊपर मैं कोई मैट या ऐसा स्मूथ प्लास्टिक पेपर या ऐसा कुछ चीज़ बता दूँ जो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस वाली हो, तो इसको आगे पुश करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर सेम चीज़ और एक चीज़ अगर मैं मान लीजिए इसके ऊपर किसी और चीज़ को भी अगर हम इस बॉक्स के ऊपर पुट कर दें और वेट ज़्यादा पुट कर दें, तो इस बॉक्स को उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्या करना, पुश करना। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वेट इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा आपको अपनी तरफ से फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा इस बॉक्स को यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी हो जाएगा, वो वेट की वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ये सरफेसेस जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जान सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे होता है, बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस, ठीक है। फोर्स उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा जितना हमें क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करना है। मतलब एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया, इसके ऊपर हम जितना वेट पुट ऑन करते जाएंगे, इसको हैवी करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फ्लोर के ऊपर या सरफेस के ऊपर ज़्यादा
फोर्स जो है वो लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए या इसको हटाने के लिए मुझे उतना ही ज़्यादा जो है वो फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके नीचे कोई मैट या कोई प्लास्टिक पेपर या ऐसी कोई चीज़ बिछा दें जिससे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो, तो हमें हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, ठीक है? तो अब द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट एन इंस्टेंट an object start moving from rest is a measure of static friction। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन के बारे में जा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मेरे को इसकी स्टैटिक पोजीशन से हटाने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसे हम किस में मेजर करेंगे, वो मेजर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है? और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूँ द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग with the same speed is measure of sliding friction। जब ये बॉक्स रुका हुआ था और मुझे इसकी पोजीशन से इसको हटाना था, तो क्योंकि ये स्टैटिक था, तो इसीलिए जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया और उतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन से भी अप्लाई होगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में, तो वो हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। बट इस बॉक्स को एक सेम कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए, मतलब एक स्पीड से ही वो मूव होता जा रहा है, आगे को खिसकता जा रहा है, वो जो फ्रिक्शन होगा वो होगा हमारा क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स को स्लाइड कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ, तो वो जो मेजर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बॉक्स को स्लाइड कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ, और तो सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे ओवर द टाइम इस बॉक्स को स्लाइड करने के लिए, इसीलिए ये जो सेकेंड टाइप का फ्रिक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है? जब बॉक्स स्टार्ट कर देगा स्लाइडिंग, मतलब जब हम बॉक्स को पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा स्लाइडिंग करना। जो कांटेक्ट पॉइंट होंगे सरफेस पे वो क्या करेंगे, उनको इनफ टाइम नहीं मिलेगा एक दूसरे से इंटरलॉकिंग करने के लिए, तो जो बॉक्स है वो क्या करेगा, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन से जो रुका हुआ फ्रिक्शन था उससे ज्यादा हो जाएगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है? तो इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको हटाऊंगी स्लाइड करने के लिए आगे को पुश करूंगी तो वहां पे फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक चीज जानने को पता चल रही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और कैसे वो एक एवल और जो एक फ्रेंड है उस दोनों का ही काम करता है, राइट? सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।